नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से और पूरे हाई लेवल एडवांस लेवल तक के ट्रिग्नोमेट्री आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्लास है। पूरा का पूरा कंसेप्ट आज की क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ये 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एक वर्ड है ट्राई। इस ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, 3। गॉन जिसका मतलब होता है साइड, और मैट्री यानी ये वर्ड जो है मेट्रॉन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 साइड का मेजरमेंट करना। अब 3 साइड का जो मेजरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर 3 साइड से मिलके बना हुआ फिगर क्या कहलाता है? ट्रायंगल। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीजों को पढ़ना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताया जाता है। अब कौन से ट्रायंगल का? तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेस्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड है और जो एंगल है उसके बीच क्या रिलेशन हो सकते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह आएगा ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल बना ले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का, तो उसे ही बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल या इसे ही बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, इसमें एक कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा, 90 के ठीक सामने का जो साइड होता है ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 90 के ठीक सामने का साइड होता है हाइपोटेनियस, या हिंदी में इसे ही कर्ण बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा 2 साइड बच गया, इसमें नीचे आधार यानी कि बेस, ये हो गया बेस या हिंदी में आधार, और एक जो हमारा साइड ये है इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर लंब। तो इस तरीके से जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेसिकली वो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 90 के सामने का साइड हाइपोटेनियस हो गया, जो नीचे है वो बेस, और इधर वाले साइड को परपेंडिकुलर। ये जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा चेंज भी होते रहता है। यानी बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है इन चीजों को भी समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का
अगर हमारे पास दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में अगर हमारे पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एच का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर हो और बेस दिया हुआ हो 3 सेंटीमीटर, और हमसे अगर पूछ दे कि इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यानी कि जो हमारा कर्ण है वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है निकालना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो p का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस बेस कितना है तो 3 सेंटीमीटर, तो बेस को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9। यहां से अगर हम 9 को इधर लेके माइनस करते हैं तो पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16, तो p का मान कितना आएगा 4। तो इस तरीके से मैंने बेसिक चीजें बताई है, ये आप बिल्कुल 7th 8th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, और उसमें से अगर हमारे पास दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बताया, और कंपटीशन में इतना बेसिक भी नहीं जानना होता है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझे हैं, 10th के बाद से उन्होंने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप बेसिक चीज़ों को जानते हैं तो आगे से भी स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, इसमें लगा सकते हैं। अब अगर बात करें हम किस तरीके से जो है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और जो बेस है वो कैसे बदलते रहता है, तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो अगर हम इसके लिए देखें थीटा के सामने का जो साइड होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो साइड होगा बेस हो जाएगा। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो एक साइड बच रहा है वो हमारा बेस हो जाता है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल लेकर के देखें, इस ट्रायंगल में क्या है, अगर ये कोण है थीटा और ये है 90, अब अगर यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है, कौन सा साइड हाइपोटेनियस है, तो बिल्कुल आसान है। 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइड जो है एंगल के हिसाब से बदलते रहता है। चलिए, अब और चीज़ों को जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो मेन जो कंपटीशन के अंदर हमें जानना होता है, पाइथागोरस थ्योरम में जो ये 3 साइड हम निकाल रहे थे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जैसे अभी निकाले थे 3 4 5 एक साइड आया था, तो ये जो साइड होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, तीनों ही साइड अगर एक इंटीजर में हो, पॉजिटिव इंटीजर में हो, तो फिर उस तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। देखिए, जैसे अभी हमने एक ट्रायंगल लिया था और इस ट्रायंगल में अभी बताए थे एग्जाम्पल कि अगर ये साइड हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है और ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर है, इस तरीके से अगर ये तीनों साइड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों ही साइड अगर एक कंप्लीट इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में इस तीनों ही साइड को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना होता है कंपटीशन के अंदर, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडिंग होता है कंपटीशन के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसे याद करना होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बनाने का भी फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब हुआ विषम संख्या। विषम संख्या से अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, विषम संख्या से अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे अभी हमने एक विषम संख्या ले लिया 3 से हम बनाए हैं 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 3 से अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है तो फिर कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 है इसका कर देना है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। स्क्वायर करने के बाद इसमें से एक माइनस करना है और एक प्लस करना है।
तो 9 में अगर एक प्लस करते हैं तो कितना आएगा 10, और 10 को कर देना है 2 से डिवाइड यानी 5, और 9 में से एक माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या आएगा 8, और 8 का हाफ कर देना है 4। बिल्कुल आसान है, ठीक है। बाकी इसको तो याद रख ही सकते हैं, याद रखना बिल्कुल हार्ड नहीं है। जैसे 3 है ऑड नंबर और इससे हमें बनाना है ट्रिपलेट, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब उस 9 में एक जोड़ के हाफ करना है और एक घटा के हाफ करना। 9 में एक जोड़ दिए 10, 10 का हाफ हो गया 5, 9 में से एक माइनस कर दिए 8, 8 का हाफ हो गया 4। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5, 5 का अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है तो 5 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इस 25 में एक जोड़ के हाफ कर देना है और एक घटा के हाफ कर देना है। 25 में अगर एक जोड़ते हैं तो 26, और 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13, और 25 में से एक घटाते हैं तो 24, और 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रिपलेट बन गया 5, 12, 13, 5, 12, 13, ये जो है हमारा ट्रिपलेट बन गया। तो ऐसे ही अगर हम देखें 7 का अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है, 7 का अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 7 का सबसे पहले करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 49। अब इसमें एक जोड़ के हाफ करना है और एक घटा के हाफ करना है। 49 में एक जोड़ते हैं 50, 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25, और 49 में से एक घटाते हैं 48, 48, और 48 का हाफ क्या हो जाएगा 24। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया कौन कौन, 7, 24, 25। तो इस तरीके से आप ऑड नंबर से ट्रिपलेट बना सकते हैं। लेकिन हमें जो है एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि ट्रिपलेट बनाए वहाँ पे। हमें तो बस याद रखना है, जितने भी ट्रिपलेट है बेसिक जो भी ट्रिपलेट है वो हमें याद रखना होता है। जैसे 7, 24, 25 याद रख लेंगे, 9 है तो 9, 40, 41 याद रख लेंगे। इस तरीके से अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ, अगर हमें इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना है तो इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। एक बार इवन नंबर पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो सम संख्या का अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है तो कोई भी एक सम संख्या ले लो। सपोज ले लिए 6। अब जो सम संख्या होगा उसका कर देना है हाफ। 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 का अगर हाफ करते हैं तो 3। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर +1। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में एक जोड़ेंगे 10। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से एक घटाएंगे 8। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से एक घटाएंगे 8। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। ये हमारा एक क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया। जैसे अगर हमें 8 से ट्रिपलेट बनाना है, 8 से, तो सबसे पहले क्या करना है, 8 का कर देना है हाफ 4, 8 का कर देना है हाफ। इवन नंबर यानी सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना हो तो सबसे पहले उसका हाफ करना है। इसके बाद इसके स्क्वायर में से एक घटाना है और स्क्वायर में एक जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में एक जोड़ देंगे 17, और 16 में से एक घटा देंगे 15। यानी हमारा जो ट्रिपलेट बन गया क्या बन गया 8, 15, 17। ये हमारा ट्रिपलेट बन के तैयार है। जैसे अगर हमें ट्रिपलेट बनाना हो 10 से ट्रिपलेट बनाना हो तो 10 का क्या करेंगे हाफ। 10 का हाफ कितना हो गया 5। अब क्या करना है, 5 के स्क्वायर में एक जोड़ना है और 5 के स्क्वायर में से एक घटाना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में एक जोड़ेंगे 26, और 5 के स्क्वायर 25 में से एक घटा लेंगे 24। यानी 10, 24 और 26, ये भी क्या हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। अब अगर बात करें हमारे पास कोई ट्रिपलेट है, सपोज हमारे पास ट्रिपलेट है 3, 4, 5। अगर हमारे पास ट्रिपलेट है 3, 4, 5 तो यहां से क्या चीज सीखना है, 3 का अगर डबल कर देते हैं, 3 का डबल कितना होगा 6, 4 का भी डबल कितना होगा 8, 5 का भी डबल कितना होगा 10,
तो याद रखो, किसी भी ट्रिपलेट को अगर तुम किसी से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 2 से यहां सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तब जो नंबर आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा, यानी 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर हम इसको 3 को अगर 3 से गुना कर दिए 9, 4 को अगर गुना कर दिए 3 से 12, और 5 को अगर गुना कर दिए 3 से 15, तो 9, 12, 15 भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो किसी भी ट्रिपलेट को अगर किसी सेम नंबर से तुम गुना करोगे तो जो आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमसे कह दिया कि ये साइड जो है हमारा, ये साइड जो है 41√3 है, ये साइड जो है 40√3 है, और पूछ दिया ये साइड कितना होगा। एक साइड जो है 41√3 है, एक साइड जो है 40√3 है, तो फिर ये साइड कितना होगा। अब इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, इसका स्क्वायर करना होगा माइनस इसका स्क्वायर करना होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करो, जो भी साइड दिया हुआ है उस साइड का रेशियो निकाल लो। और ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस साइड का अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो ये कट गया, कितना आया 40, ये 41 रेशियो 40। तो यहाँ से हमारे पास वो बेसिक जो रेशियो है वो तो याद होने चाहिए कि 40, 41 के साथ कौन सा नंबर आता है ट्रिपलेट के अंदर, तो 9 आता है, यानी 9, 40, 41 ये जो है ट्रिपलेट है। तो 9, 40, 41 अगर ट्रिपलेट है तो ध्यान से देखें, 41 को √3 से गुना करके ये आता है, 40 को √3 से गुना करके ये आता है, तो 9 को कितना से गुना करना होगा, √3 से, यानी 9√3 ये साइड जो हो जाएगा 9√3। इस तरीके से आप जो है किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुए भी साइड को निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रिपलेट की, कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, कैसे हम ट्रिपलेट पता करते हैं, और किस तरीके से जो हमारे पास साइड दिया हुआ है उसमें हम कैसे कैसे उसके अंदर हम ट्रिपलेट देखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रिपलेट है, और फिर हम जो है ट्रिपलेट बना सकते हैं। और तो यहाँ पे हम समझ गए कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास 2 साइड दिया हुआ है तो हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। चलिए आगे अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे। यहाँ तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिपलेट को समझ लिए। अब आते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आ जाओ, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये एक एंगल है थीटा। थीटा भी एक ग्रीक सिंबल है जो कि एंगल को डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, थीटा एक तरह का सिंबल है, क्योंकि एंगल कुछ तो कुछ होगा। अब अगर यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल लिखना होता है, जैसे अलजेब्रा के अंदर हम x, y, z ये सब लिखते हैं, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें एंगल को दिखाने के लिए ये सब ग्रीक जो सिंबल है वो बनाए गए हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब चीज़ें। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, इन दोनों का जो रेशियो है, जो परपेंडिकुलर और बेस है, इनका जो रेशियो है वो होता है साइन, यानी साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। और ये जो साइन थीटा है, इसी साइन थीटा को शॉर्ट में साइन थीटा ऐसे लिखते हैं p/h, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो गया p/h। साइन थीटा क्या है, तो एंगल थीटा के लिए साइन क्या होगा, p/h। साइड का एंगल के साथ में क्या रिलेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, और वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने लग गए हैं। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। p यानी कि हिंदी में भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। अब अगर बात करें कोसाइन थीटा की, कोसाइन थीटा, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है साइन थीटा। ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा कोसाइन थीटा, यानी कोसाइन थीटा होता है b/h।
कोसाइन थीटा क्या होता है, बी बाई एच। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बी बाई एच। बी यानी कि आधार, आधार, और एच का मतलब हो गया कर्ण। तो कॉस थीटा का मतलब हो गया आधार बटे में कर्ण। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे टेंजेंट थीटा, यानी पी बाई बी। और इसे टेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा यानी पी बाई बी। पी का मतलब क्या हो गया, लंब, लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं एकदम। जिसने आज तक कभी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है उस बच्चे को भी ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल ही बेसिक है। तो लंब बटे आधार, ये हो गया टेंजेंट थीटा। ये सब सिर्फ रेशियो है हमारे पास। सोचो, ऐसा सोचो कि ये 3 नंबर है और 3 नंबर को हम लोग डिवाइड करके रेशियो निकाल रहे हैं। P को H से डिवाइड कर दिए तो बन गया साइन थीटा, B को H से डिवाइड कर दिए तो बन गया कोसाइन थीटा, P को B से डिवाइड कर दिए तो बन गया टेंजेंट थीटा। और इसी सब का ये शॉर्ट फॉर्म है। टेंजेंट बहुत बड़ा था तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन। इसमें से 3 लेटर लेकर के बन गया शॉर्ट फॉर्म कॉस। इसमें से 3 लेटर लेके बन गया शॉर्ट फॉर्म साइन। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम साइन इसको H को और P को, इन दोनों का भी तो रेशियो ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। देखो साइन क्या है, P बाई एच। P बाई एच का उल्टा हो जाएगा H बाई P। तो ये होता है कोसेकेंट थीटा। साइन का उल्टा हो जाता है क्या, कोसेकेंट थीटा, H बाई P। और इसे ही शॉर्ट में लिखेंगे कॉसेक थीटा, H बाई P। हिंदी में अगर लिखे तो H का मतलब हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। बिल्कुल याद हो जाएगा ये सब चीजें। इसके बाद जो कोसाइन है b बटे एच, तो h बटे b भी तो एक रेशियो बनेगा। तो h बटे b अगर करते हैं तो कोसाइन का उल्टा हो जाता है सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या हो जाता है, h बाई बी। इसी को अगर शॉर्ट में लिखना है तो सेक, 3 लेटर यहाँ से लेते हैं, बन जाता है सेक थीटा h बाई बी, सेक थीटा h बाई बी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो h है यानी कि कर्ण और जो हमारा b है वो क्या हो गया, आधार। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ रेशियो बने। एक और रेशियो बना सकते हैं टेंजेंट का उल्टा, p बाई बी है तो b बाई पी कर देंगे। तो टेंजेंट का जो उल्टा होगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा, b बाई पी। कोटेंजेंट को ही शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं और ये हो जाएगा b बाई पी। b का मतलब क्या हो गया, आधार, b का मतलब हो गया आधार और p का मतलब क्या हो गया, लंब। तो यहां से हम देखें तो हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन सा, तो साइन थीटा p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई बी। और इस तीनों का उल्टा है, साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा h बाई पी, कॉस का उल्टा है सेक थीटा h बाई बी और टेन का उल्टा है कॉट थीटा b बाई पी। तो ये टोटल हमारे पास 6 रेशियो है। चलिए इन 6 रेशियो से मिला करके कुछ और फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी 2 फ्रैक्शन में नंबर है या कोई भी नंबर है, 2 नॉन जीरो कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम बात करें 3/5, 3/5 एक नंबर है और इसका अगर हम उल्टा लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा, 1। मतलब हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। किसी भी नंबर का उल्टा हमेशा मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब जीरो को छोड़ करके।
तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। और एक है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? एच बाई पी। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, विद क्रमनुपाती है। एक दूसरे का अगर ये दोनों उल्टा है तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो क्या आएगा? यहाँ से भी कर सकते हैं, पी बाई एच और एच बाई पी। एच और एच कट जाएगा, पी और पी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। या डायरेक्ट भी कह सकते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो किसी भी रेसिप्रोकल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा? 1। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से चाहे बनाना तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। चलिए, इसके बाद अब आते हैं दूसरा जो हमारा रेसिप्रोकल था। दूसरा क्या था? तो दूसरा था हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टा है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच और सेक का उल्टा होता है एच बाई वी। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। यहाँ से फिर से दो फार्मूला निकल के आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई सेक। कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल टू हो गया 1 बाई सेक और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस। सेक थीटा हो गया 1 बाई कॉस। चलिए, दूसरा अगला जो हमारा रेशियो था क्या था? टेन और कॉट। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन इंटू कॉट करते हैं तो क्या आता है? 1। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो बेसिक जो हमारा 6 रेशियो था, उस 6 रेशियो के अलावे हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले बन गए। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला तो एकदम से याद रहना ही चाहिए। अब अगर बात करें एक चीज और, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। और कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। साइन थीटा है पी बाई एच, कॉस थीटा है बी बाई एच। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी बाई एच बाई बी बाई एच। पी बाई एच बाई बी बाई एच। तो यहाँ से पी बाई एच इंटू एच ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। एच ऊपर जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो एच और एच कट गया तो क्या आया? पी बाई बी। यानी साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या आ गया? पी बाई बी। तो साइन बाई कॉस इक्वल टू पी बाई बी अगर है तो साइन बाई कॉस इक्वल टू पी बाई बी को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस। चलिए आगे इसी तरीके से अगर हमें टेन का उल्टा लिखना हो, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या क्या बेसिक फॉर्मूला, बिल्कुल ही बेसिक। अब इन फॉर्मूले के अलावे हमारे पास अगर कोई भी डिग्री में
इन फॉर्मूले के अलावे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ एंगल है और उस एंगल का वैल्यू बताना है। जैसे अगर हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो 45 डिग्री की अगर बात करें, तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये ए बी सी ये एंगल लेते हैं 45 डिग्री। अभी जो हम बताए उसमें एंगल को थीटा ले रहे थे क्योंकि एंगल नहीं पता था, लेकिन अगर हमें 45 डिग्री पे वैल्यू चाहिए कि 45 साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, टेन 45, जितने भी 6 रेशियो है उन 6 का अगर हमें मान चाहिए 45 डिग्री पे, तो ये एंगल ले लिए कितना, 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम जो तीनों रेशियो है, 6 रेशियो जो है हमारा बेसिकली, उसका अगर वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर ये कोण है 90 डिग्री का, ये कोण है 45 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, 45। ये 45 डिग्री हो गया। अब ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो। क्यों बन गया? क्योंकि दो कोण भी बराबर है। किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगा। इसका अपोजिट भुजा ये और इसका अपोजिट ये, यानी कि अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2x। ये तीनों साइड हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो हम 45 डिग्री का निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें यहाँ निकालना है साइन 45 का मान, साइन 45, तो साइन थीटा होता है p/h। p कितना है यहाँ पे, x, और h का मान कितना है, √2x। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो x है और x है कट जाएगा, तो क्या आ गया, 1/√2, यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। इसको निकालना नहीं है, बस याद रखना है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसको रट लेना है। ऐसे ही बाकी का जितने भी नंबर है, जैसे अगर हम बात करें cos 45 का, cos 45 अगर निकालना है तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, b/h। cos थीटा होता है b/h। b कितना है, x, और h कितना है, √2x। यहाँ से भी अगर देखें तो ये जो x और x है कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√2, यानी cos 45 का जो मान होता है वो भी कितना होता है, 1/√2। tan 45 हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो tan 45 अगर हमें निकालना है तो tan 45 क्या हो जाएगा, p/b। tan थीटा होता है p/b। p कितना है, x, और b कितना है, x। तो ये x और x कैंसिल हो गया, कैंसिल होके कितना आया, 1, यानी tan 45 का मान क्या हो गया, 1। 45 डिग्री का तीनों रेशियो निकाल लिए, यानी अगर हम बात करें इन तीनों का उल्टा, तो साइन 45 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 45। तो कॉसेक 45 का भी मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 का मान अगर चाहिए तो √2। देखो अगर साइन 45 याद हो गया तो कॉसेक 45 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा कर देना है। साइन 45 अगर होता है 1/√2 तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा कर देंगे तो √2। अगर हम बात करें कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, √2। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसीलिए सेक 45 कितना हो गया, √2। tan 45 का मान अगर 1 है तो cot 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री का मान है। आगे की अगर बात करें, चलो 45 डिग्री का निकाल लिए। अब 45 डिग्री के बाद अगर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो 30 और 60 के लिए हमें क्या करना होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है तो इसमें जो तीनों कोण है वो 60-60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60।
60 डिग्री का कोण हो जाएगा त्रिभुज के अंदर, और इसकी जो भुजा है तीनों बराबर है, तो मान लेते हैं ये जो भुजा है ये हमारा 2x है, ये साइड भी इसका 2x है, और ये साइड भी कितना है 2x। तीनों ही साइड इसका 2x 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 कुछ भी मान सकते हैं, 2x यहाँ पे मान लिया, तीनों साइड कितना है 2x 2x। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें हम इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ किए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज की यह प्रॉपर्टीज होती है, उसकी यह गुण है कि अगर उसके हम ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने के साइड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो फिर वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा अगर 2x था तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, और वो उस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री था, यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री का था, ये 60 डिग्री क्या होगा 30-30 डिग्री में बट जाएगा, यानी ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें चाहिए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, समकोण त्रिभुज आ गया है। इस त्रिभुज में एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है 60 डिग्री, और यहाँ पे है 90 डिग्री। ये त्रिभुज ले या ये त्रिभुज ले, दोनों ही बिल्कुल सेम ही है। तो 60 है 30, यहाँ पे 60 है 30 है, ये साइड है 2x, ये x, ये साइड बस जो लंब है यहाँ पे इसका हमें पता लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दे तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये x स्क्वायर, यानी ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर आ जाएगा, यानी p बराबर कितना आ जाएगा √3x, यानी ये कितना आ गया √3x। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बाकी हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो अगर हमें निकालना है sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू निकालना है तो sin 60 का मतलब होता है p/h। p कितना है √3x और h कितना है 2x। p हो गया √3x और h हो गया 2x। √3x और 2x ये कट गया तो क्या आया √3/2, यानी sin 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा √3/2। cos 60 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे ही। अगर हमें निकालना है cos 60 डिग्री तो cos थीटा क्या हो जाएगा b/h। b कितना है यहाँ पे x, b कितना है x और h कितना है 2x। तो x और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल होकर के क्या आ गया 1/2, यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम बात करें यहाँ पे tan का, अगर हम यहाँ tan 60 डिग्री निकाले तो tan 60 का मान कितना होगा, तो tan 60 p/b, p कितना है √3x, p का मान है √3x और b का मान कितना है x। तो अब बताओ ये x और x कट गया तो कितना आ गया √3। यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3। तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जो इसका तीनों उल्टा है वो तो डायरेक्टली निकल जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कॉस 1/2 तो सेक 2, 1/2 का जस्ट उल्टा हो जाएगा 2। tan 60 का वैल्यू √3 है तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहां से हमारे पास टोटल 6 रेशियो निकल चुका है। बाकी 30 डिग्री का वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 30 डिग्री का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो अगर हम निकालना चाहते हैं sin 30, तो देखो sin 30 का निकालने के लिए इस कोण के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा x,
और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x और x कट गया तो क्या आया 1/2, यानी साइन 30 का जो मान होगा वो होगा 1/2। अब अगर बात करें cos 30 का, cos थीटा होता है b/h, तो इस कोण के लिए b कौन होगा √3x और h कौन हो जाएगा 2x। तो यहां से x और x कट जाएगा, ये आया √3/2, ये आ गया √3/2। tan का अगर निकालते हैं, tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा p/b। p कितना है x और b कितना है √3x। x और x कट गया 1/√3। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों का 30 डिग्री का मान निकाल चुके हैं। बाकी इसका जो उल्टा होता है इस सबको पलट देंगे, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, यानी कॉसेक 30 का मान अगर निकालना है तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। इसके बाद कॉट 30 का अगर मान निकालना है, कॉट 30, तो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3। ये सब वैल्यू बिल्कुल एकदम से याद कर लेना है, कॉट 30 हो जाएगा √3। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 डिग्री का और 60 डिग्री का और 45 डिग्री का मान जो है वो निकाल चुके हैं। तो चलिए आगे अगर हम देखें तो अब हमारे पास दो और एंगल रह गया, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री को भी हम जो है निकाल सकते हैं। अगर बात करें 0 डिग्री की, जीरो डिग्री का मतलब हुआ कि ये जो थीटा है इसे हमें 0 डिग्री करना है। बिल्कुल तो 0 नहीं होगा, लेकिन ये इतना 0 के करीब होगा कि बिल्कुल 0 डिग्री का ही लगे। तो उस केस में अगर इस एंगल को 0 डिग्री हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन है AC, इस C पॉइंट से इस लाइन को नीचे की तरफ करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा एंगल बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा एंगल छोटा होते जाएगा, और हमें तो 0 करना है, तो इस एंगल को बिल्कुल ही नीचे लाना होगा AB पे। ये जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल को बिल्कुल नीचे लाना होगा, यानी यहाँ पे लाएंगे, ये छोटा हो गया, फिर हम यहाँ पे ला दिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ ला दिए। जितना इसको नीचे लाते जाएंगे, इस लाइन को जितना नीचे लाते जाएंगे, ये एंगल उतना ही छोटा होते जाएगा, और नीचे आते आते जब ये बिल्कुल AB पे आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 0 डिग्री। यानी अगर हमें थीटा को 0 डिग्री बनाना है तो ये जो AC लाइन है इसको एकदम से AB के पास लाना होगा, यानी जो AC है और जो AB है दोनों इक्वल हो जाएगा, तब जा करके यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें थीटा को अगर हमें 0 डिग्री करना है तो थीटा को अगर 0 डिग्री बनाना चाहते हैं तो जो AC लाइन है वो बिल्कुल AB के ऊपर आ जाएगा। यानी इस केस में जो AC है और जो AB है, जो AC है और जो AB है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को मान लेते हैं कि दोनों x हो गया। अब इस लाइन को जब हम नीचे ला रहे थे, एकदम नीचे लाएं AB के पास, तो ये BC लाइन क्या होगा, BC लाइन तो छोटा होते जाएगा, ऐसे आ रहा है नीचे, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसे करते करते जब ये AC लाइन पूरा AB के ऊपर आएगा तो BC लाइन एकदम से खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल 0 बन जाएगा। यानी कि 0 डिग्री के केस में जो हमारा BC लाइन है वो उसका लेंथ हो जाएगा 0, BC लाइन का लेंथ हो जाएगा 0। अब हमारे पास ट्रायंगल का तीनों ही साइड का वैल्यू पता चल गया, AC AB दोनों x के बराबर है और जो BC है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का अब हम एंगल जो रेशियो है निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें साइन 0 डिग्री की, तो साइन थीटा है तो है P/H, P कितना है यहाँ पे BC,
और h कितना है AC, तो साइन 0 डिग्री हो गया BC बाई AC। अब BC का वैल्यू कितना है 0 और AC का वैल्यू कितना है x, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 बाई एक्स का मतलब क्या हुआ 0। अब अगर हम बात करें कॉस 0 का, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच, b कितना है यहाँ पे AB, b हो गया AB और h कितना है AC, AC। अब जो AB है हमारा वो x है और AC भी क्या है x है, दोनों ही सेम है, तो ये दोनों ही कट गया तो क्या आया 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। tan 0 अगर निकालते हैं, tan 0, तो tan 0 का मतलब हुआ p बाई b, यानी p कितना है BC और b क्या है AB। BC का मतलब क्या है यहाँ पे 0 और AB कुछ भी हो, अगर ऊपर में 0 है तो आंसर क्या आएगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे बाकी का जो रेशियो है वो बता सकते हैं कैसे, साइन 0 अगर 0 है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, देखो ये 0 का मतलब है इसके नीचे में 0 बाई 1 लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 1 बाई 0, और 1 बाई 0 जो होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन। कॉस 0 डिग्री अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आ जाएगा। tan 0 डिग्री अगर 0 है तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। tan 0 अगर 0 है तो इसका उल्टा 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से 0 डिग्री के जितने भी वैल्यू थे वो भी हम निकाल चुके हैं। एक और रेशियो देख लेते हैं, हमारे पास एक और रेशियो जो है नब्बे डिग्री का। अगर हम इस बार जो है इस बार जो है हम 90 डिग्री का निकालते हैं। अगर 90 डिग्री का अगर हमें निकालना है, जैसे ये थीटा है, इस बार इस थीटा को हमें 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने का मतलब हुआ कि इस बार हम इस लाइन को ए से पकड़ के आगे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जितना ये आगे की तरफ जाएगा एंगल उतना ही बड़ा होते चला जाएगा। जैसे अगर हम इस लाइन को यहां से उठा के अगर यहां पे ला दें, ए पॉइंट से अगर यहां ला दें, तो ये जो एंगल होगा थीटा से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस लाइन को अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएंगे तो एंगल और भी बड़ा होते जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, एंगल अगर यहां पे ला दिए यहां पे, तो ये जो एंगल हमारा होगा, ये एंगल वो और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ये 90 डिग्री के नज़दीक जाएगा, जैसे जैसे ये 90 के नज़दीक जाएगा, वैसे वैसे ये एंगल बड़ा होते चला जाएगा। तो अगर हमें 90 डिग्री लाना है, यहाँ पे थीटा को 90 करना है, तो इस साइड को क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ से उठाना होगा और सीधा BC पे ला देना होगा। जैसे ये साइड BC पे आएगा तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री के केस में अगर हमें 90 डिग्री करना है, थीटा को अगर हम 90 डिग्री करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो AC लाइन है वो पूरा का पूरा BC लाइन पे आ जाएगा। उस केस में जो हमारा AC है और जो BC है दोनों ही x के इक्वल हो जाएगा। अगर AC को x ले रहे हैं और BC को भी x ले रहे हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब अगर बात करें AB का, तो ये जो AB लाइन है इसका क्या होगा, तो देखो जैसे जैसे ये नज़दीक जा रहा है, B के जैसे जैसे नज़दीक जा रहा है, वैसे वैसे AB छोटा होते जा रहा है। और जब ये पूरा B पे चला जाएगा तो उस केस में जो AB है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा।
यानी कि 90 डिग्री के केस में जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री के केस में जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर हमारे पास तीनों साइड आ गया तो यहाँ पे अब हम निकाल सकते हैं साइन 90। साइन 90 का मतलब हुआ P बाई एच, पी कितना है BC और H कितना है AC, तो BC बाई AC, BC बाई AC। अब अगर बात करें BC का तो BC कितना है X और AC कितना है X, तो X और X ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या आएगा 1, यानी साइन 90 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस 90 की, अगर हम बात करें कॉस 90 डिग्री की, तो कॉस 90 डिग्री अगर हमें निकालना है तो B बाई एच, बी कितना है AB और H कितना है AC, AB बाई AC, AB बाई AC अगर करते हैं तो AB का मतलब कितना है 0, क्योंकि AB निकाल चुके हैं कितना है 0 और AC है X, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। अब अगर यहाँ पे हम tan 90 डिग्री निकालें, tan 90, तो tan थीटा होता है P बाई बी, P हमारा यहाँ पे क्या है BC और B कितना है AB, तो BC बाई AB, BC बाई AB, BC कितना है यहाँ से निकाल चुके हैं, BC है X और AB है 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। जब भी 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ से हमारे पास साइन 90, कॉस 90, टेन 90 आ चुका है। अब इस तीनों का अगर रेसिप्रोकल कर दे, तीनों का अगर रेसिप्रोकल कर दे, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 अगर 1 है तो कॉसेक 90 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अगर cos 90 का वैल्यू 0 है तो सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 90 कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे नॉट डिफाइन, इसका उल्टा हो गया नॉट डिफाइन। tan अगर 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का मतलब 0 नीचे रहा होगा, उसको जब पलटेंगे तो 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी cot 90 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने 6:90 डिग्री का भी निकाल चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फॉर्मूला, और हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या क्या होता है, ये सब कुछ आज के क्लास में सीखा। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं। तो अगले क्लास में हम इन सारे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और अलग कंसेप्ट को लेकर के, और फिर एक क्लास के बाद हम क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।